हेलो फ्रेंड, वाईटी स्टडी जोन के हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक के दो मोस्ट टाइम पे चैप्टर, जिनके नाम हैं राजपूत काल और भारत पर अरबों का आक्रमण। जानेंगे इन दोनों ही चैप्टर से संबंधित उन मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन को जिनकी आपकी आगामी परीक्षाओं में बनने की संभावना बहुत अधिक है। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला जो टॉपिक है उसका नाम है राजपूत काल। सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि राजपूत काल का जो सर्वमान्य काल है वो आपका है 800 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक। और हर्ष की मृत्यु के बाद में जो हमारा भारत का जो उत्तरी दिशा है, ठीक है, उत्तर भारत में कई राजपूतों का उदय हुआ। इसमें कन्नौज के जो थे गढ़वाल, या फिर हम बात कर सकते हैं मालवा के परमार और अजमेर के चौहान सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सभी के सभी जो वंश हैं, आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चंस बनने की संभावना काफ़ी अधिक होती है इन सभी वंशों में से। तो इस वीडियो में हम इन सभी वंशों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक, गढ़वाल वंश को। सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था। तो गढ़वाल वंश की स्थापना करी थी यशो विग्रह ने। और उसके बाद में जो इसका पुत्र था जिसका नाम था महिष चंद्र, याद रखना महिष चंद्र इसका क्या था, पुत्र था। ये सबसे बड़ा शासक था हमारे गढ़वाल वंश का। उसके बाद में चंद्रदेव, ये महीचंद का क्या था, पुत्र था। याद रखना यशो विग्रह का पुत्र कौन था, महीचंद। महीचंद का कौन था, चंद्रदेव। अब इसने क्या करा था, इसने चंद्रदेव ने उत्तर भारत में महमूद की अनुपस्थिति में राष्ट्रकूट राजा गोपाल को हराया था। और इसकी राजधानी क्या थी, बनारस। ये जस्ट आपको एक बार रीड करना है, इसको आपको अभी अंडरलाइन नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि चंद्रदेव ने मुस्लिमों पर एक टैक्स लगाया था। वो टैक्स था आपका तरुक्ष दंड, ठीक है, तरुक्ष दंड। उनसे होने वाले युद्ध पर आने वाले खर्च के लिए ये टैक्स लिया जाता था। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है आपके सामने कई बार कि चंद्रदेव ने मुस्लिमों पर किस नाम का टैक्स लगाया था। तो ये टैक्स का नाम आपको ध्यान रखना है, तरुक्ष दंड। उसके बाद हम बात करते हैं कि गोविंद चंद्र, इसके शासन में कन्नौज ने अपनी ख्याति पुनः प्राप्त करी। और इसके मंत्री लक्ष्मीधर ने कानून और प्रक्रिया पर कर्तव्य कल्पतरु की रचना भी करी थी। नेक्स्ट पॉइंट है जयचंद, मोस्ट 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 एमपी पर्सनैलिटी। देखिए जयचंद इस वंश का ये क्या था, अंतिम शासक था, ठीक है। और पृथ्वीराज थर्ड इसका क्या था, समकालीन था। चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण किया था। बस आपको ध्यान रखना है ये किसका, समकालीन था। सो नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंदावर का युद्ध में जयचंद को पराजित किया था। जयचंद कब पराजित हुआ था, 1194 में, जो आपका चंदावर का युद्ध हुआ था तब। और इसी के साथ में क्या हुआ कि 1194 में मोहम्मद गौरी भारत वापस आ गया। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि 50,000 घुड़सवार, ये संख्या आप ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा साइड में, बुक में बहुत सारा स्पेस बचा हुआ है। 50,000 घुड़सवारों के साथ में उसने यमुना पार करी और कन्नौज की ओर ये बढ़ा। और कन्नौज के निकट जो स्थान है आपका चंदावर, ठीक है, चंदावर नामक स्थान पर गौरी और जयचंद के मध्य एक बहुत भीषण युद्ध हुआ। इसमें जयचंद क्या हो गया था, पराजित हो गया था। और उसी के बाद अगर हम बात करेंगे तराइन के युद्ध के बारे में, तराइन और चंदावर की लड़ाई ने भारत में तुर्क शासन की ही नींव रखी थी। किस शासन की, तुर्क शासन की नींव रखी थी। अगला पॉइंट हम देखते हैं आपकी बार क्या, चहामान मतलब कि चौहान वंश। वासुदेव ने चौहान वंश की नींव रखी और इसकी राजधानी है आपकी अहिच्छत्र। ये और ये दोनों ही पॉइंट आप लोग अंडरलाइन या फिर हाईलाइट अपने बुक को कर लीजिएगा। ये राजधानी आपके एग्जाम में एसएससी के एग्ज़ाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया राजधानी से संबंधित। आगे बात करते हैं कि अयराज ने अजमेर की स्थापना करी थी। अयराज के बाद में अर्णोराज शासक बना और इसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किया था। तो वराह मंदिर का निर्माण कहाँ पे हुआ था, पुष्कर में हुआ था। किसने किया था, ये करा था अर्णोराज ने, ठीक है, अर्णोराज ने। नेक्स्ट पॉइंट है विग्रहराज 4। यह अर्णोराज का पुत्र था जिसे
बीसल देव भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इसे हम कहते हैं बीसल देव। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ललित विग्रह की इसने रचना भी करी थी। और विग्रह 4 ने अजमेर में एक संस्कृत मठ का निर्माण करवाया, जिसे आज अढ़ाई दिन का झोपड़ा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, अढ़ाई दिन का झोपड़ा आखिरकार कहाँ पर है? अजमेर में है। ये क्या है? एक संस्कृत मठ भी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद भी है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जिसकी दीवारों पर ललित विग्रह राज की पंक्तियाँ आज भी उत्कीर्ण हैं। ठीक है, प्रिंटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। तो यहाँ पर आपको सिंपल एक चीज़ रखनी है ध्यान, क्या? वो ये रखना है ध्यान कि इसको राय पिथोड़ा भी कहा जाता है। इसने चंद्रबरदाई, ठीक है, जयनायक, और ये क्या थे दोनों? यही दोनों इसके दरबारी कवि भी थे। आप इसको भी कर लीजिएगा अंडरलाइन। और जैनक, ठीक है, जैनक ने पृथ्वीराज विजय की रचना करी थी। और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से 2 युद्ध करे थे। पहला वार क्या था? पहला वार था आपका तराइन का प्रथम युद्ध, जो हुआ था 1191 में। और उसके बाद जो आपका हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। किसने किसको पराजित किया, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद ही क्या हुआ? इसके बाद ही आपके तुर्क राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सोलंकी वंश। तो सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। ठीक है, मूलराज प्रथम। और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी आपकी अनहिलवाड़। क्या थी? अनहिलवाड़। नेक्स्ट पॉइंट है भीमवन। इसके काल में महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अथाह संपत्ति लूटी थी और आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किया था भीम प्रथम ने। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जयसिंह सिद्ध राजा, इसने धारा के परमार शासक यशोवर्मन को युद्ध में बंदी बना लिया। और प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद, क्या? हेमचंद और जयचंद के दरबार में इन्होंने निवास किया। इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का एक भव्य मंदिर बनवाया था। याद रखना, कहाँ पर बनाया था? सिद्धपुर में। कौन सा मंदिर? ये रुद्र महाकाल का भव्य मंदिर निर्माण किया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए कि मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं? बताइए भाई, आखिरकार मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं? तो कहते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश को, खासतौर पर उज्जैन वाला एरिया को। और अगर हम बात करेंगे देवभूमि किसे कहते हैं, तो देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड को। ये भी आप साइड में स्टार लगा लीजिएगा और ये सभी फैक्ट आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मूलराज सेकंड। इसके काल में मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण हुआ था, जिसमें उसे पराजय मिली थी। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। और आगे हम बात करते हैं भीम द्वितीय। इस वंश का क्या था? अंतिम शासक था। ठीक है, इस वंश का क्या था? ये अंतिम शासक था। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आपका परमार वंश। परमार वंश की स्थापना किसने करी थी? सीधे आपको करना है अंडरलाइन, उपेंद्र, जिसको हम बोलते हैं कृष्णराज। ठीक है, धारा जो था दोस्तों, धारा परमार वंश की राजधानी थी। परमार वंश की राजधानी क्या थी? धारा थी। संस्थापक कौन था? उपेंद्र था। नेक्स्ट पॉइंट है राजा भोज इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, जिसने अपनी राजधानी उज्जैन से बदलकर धारा कर दी थी। पहले जो इसकी राजधानी थी वो थी कि आपकी उज्जैन, उसके बाद उसने चेंज कर दी। क्या कर दिया? राजधानी। राजधानी बनाई धारा। धारा एक्चुअली जगह का नाम है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं राजा भोज की उपाधि कविराज थी। ठीक है, राजा भोज की जो उपाधि थी वो क्या थी? वो थी कविराज। उसने भोज चंपू, श्रृंगार प्रकाश और शब्दानुशासन आदि पुस्तकों की रचना करी थी। जो आप देख रहे हैं ना पुस्तक, ये आपके यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कई बार। ठीक है, शब्दानुशासन की पुस्तक के रचयिता कौन है? तो राजा भोज की उपाधि कविराज ने प्राप्त करी थी। तो राजा भोज क्या थे? इसके राइटर थे, ऑथर थे। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि उसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किया था। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण, टेम्पल का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था चित्तौड़ में किया था। किसने किया था? राजा भोज ने। नेक्स्ट पॉइंट है चंदेल वंश। तो ननुक ने खजुराहो के समीप बुंदेलखंड में चंदेल वंश की स्थापना करी थी। और चंदेल अपनी कला के लिए विश्वविख्यात है और चंदेल कला के केंद्र है। सो कालिंजर उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा खजुराहो छतरपुर जिले में मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अगला हम लोग यहाँ पर कि चंदेलों ने खजुराहो में करीब 30 मंदिरों का निर्माण कराया था। ये मंदिर जैन व ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। यहाँ एक भी बौद्ध मंदिर का निर्माण नहीं हुआ।
राजा धंगधारा निर्मित विश्वनाथ मंदिर खजुराहो का सबसे अलंकृत मंदिर भी है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, कंदरिया महादेव मंदिर भी इसमें क्या है, काफ़ी फेमस मंदिर है। किस मंदिर का निर्माण कब हुआ, किसने करवाया, ये एक हॉट टॉपिक है, एक मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, जिसको आप लोगों को अच्छे से कवर करके जाना चाहिए अपने एग्जाम में। अगला पॉइंट देखते हैं कि कलचुरी चेदी वंश। नेक्स्ट देखिए, चेदी के कलचुरी ने अपनी राजधानी मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट त्रिपुरी में बनवाई थी। कोकल प्रथम क्या था, इस वंश का प्रथम शासक था। आप चाहो तो ये अंडरलाइन ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा बस आप लोग, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, सीधे हम मूव करेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पर कि कर्णदेव। कर्णदेव इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। जो हमारी सीरीज चल रही है इस बुक की, वहाँ पे हमने कवर किया था ना अशोक के बारे में, तो आपको याद तो होगा ही। बताइए फटाफट से, कलिंग का युद्ध कब हुआ था, आखिरकार इसका हृदय परिवर्तन जो हुआ था किस भिक्षु के उपदेश को सुनने के बाद हुआ था। सो आगे हम बात करते हैं कि बनारस में कर्णमेघ नामक शैव मंदिर का निर्माण भी इसी ने करवाया था। अब हम देखते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। देखिए, अरब खलीफा अल वाजिद के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में, कब, 712 ईस्वी में मकरान के रास्ते, कहाँ पर, मकरान के रास्ते पर स्थल मार्ग से सिंध पर हमला किया। ठीक है, सिंध पर हमला किया, और ये हमला सबसे पहले कराची पर हुआ था, जिसमें देवल का क्या हुआ, पतन हुआ। और उसके बाद इस कासिम ने चाचा के बेटे दाहिर पर हमला करके मुल्तान तक के इलाके पर क्या करा, अपना आधिपत्य स्थापित करा, उस स्थान पर विजय प्राप्त करी। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि दाहिर राबोर के युद्ध में मारा गया था। कौन से युद्ध में इसकी मृत्यु हुई थी, तो इसकी मृत्यु हुई थी राबोर के युद्ध में। और सिंध पर कासिम के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार करना। और भारत की आर्थिक संपन्नता एवं साम्राज्य विस्तार की लालसा इसकी सबसे बड़ी क्या थी, इसका मोटो था। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस कल इतना ही, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक को, उसका नाम है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर करिए। आपकी कोई भी राय है तो आप हमको कमेंट जरूर करिए। तो चलिए, मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।